नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा को संबोधित भी किया। सीएम योगी ने विपक्ष के सवालों के जवाब भी दिए। जो सवाल रहे जैसे कि रोजगार, कानून व्यवस्था, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार, राशन कार्ड सरेंडर समेत कई मुद्दों पर जवाब दिया। सीएम ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं। जनता का आशीर्वाद हमें अपने कामों से प्राप्त हुआ है। जनता का जनादेश बीजेपी का सम्मान है। सीएम योगी ने कहा कि जनता जानती थी कि कौन शिलान्यास कर रहा है और कौन उद्घाटन कर रहा है। सीएम ने अपने शायराना अंदाज में विपक्ष पर हमला भी बोला। युवा क्या स्थिति थी 2015-16 में हुआ हम टैबलेट बांटेंगे, क्या उन युवाओं को टैबलेट मिल पाया था? नहीं मिल पाया था। आज हम दे रहे हैं, बच्चों को टैबलेट भी दे रहे हैं, स्मार्टफोन भी दे रहे हैं। और मैं सभी पक्षों के सभी मान्य सदस्यों से कहूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा शिवपाल जी को कि उन्होंने भी अपनी विधानसभा सीट पर जाकर के युवाओं को वहां पर टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया। और भी अन्य मान्य सदस्य भी वितरित करें। की इच्छा नहीं तो बहाना भी निकल जाता है। आपने बहाना ज्यादा बनाया था, रास्ता नहीं निकाला था, रास्ता निकालने का प्रयास नहीं किया। भारत सरकार कह रही है स्वच्छ भारत मिशन, और नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि आप लोग शौचालय बनाने में एक्सपर्ट हैं। हाँ, क्यों नहीं, ये महारत हासिल है हम पे, हम लोगों ने किया है। क्योंकि शौचालय हमारे लिए केवल एक गरीब के घर में उसकी गरिमा की रक्षा करने का ही माध्यम नहीं बना था, बल्कि बहन बेटियों की सुरक्षा का भी माध्यम और उनकी गौरव को बढ़ाने का भी माध्यम हमें मिला। बच्चों को 2 यूनिफॉर्म देना, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सभी सुविधा, मिड डे मील जैसी व्यवस्था को और अच्छी करने की व्यवस्था करना, अक्षय पात्र जैसी संस्थाओं को इसके साथ जोड़ करके क्वालिटी फूड उन बच्चों को मिल सके, प्रोटीन और विटामिन की पर्याप्त मात्रा उन बच्चों को प्राप्त हो सके, इस पर ध्यान दिया गया। गर्म भोजन उन्हें उपलब्ध किया जा सके, इसके लिए इस व्यवस्था यहां पर लागू की गई। उच्च शिक्षा में भी व्यापक सुधार हुए। और यहां पे माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि कौन से ऐसे आप लोगों ने विश्व स्तरीय संस्थान खोल दिए हैं। हमारे संस्थान वही हैं, आपने उसकी चर्चा स्वयं ही की थी, बजट में भी उसका कुछ बात यहां पर आई है। हम कार्य पहले ही प्रारंभ कर चुके हैं। वहीं विधानसभा सत्र के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। किताबें ये नहीं बांट पाए, ड्रेसेस ये नहीं दे पाए, जूते ये नहीं दे पाए, मोजे ये नहीं दे पाए, और जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे वो केवल दलित और पिछड़े वर्ग के हैं, और जो संपन्न लोग हैं वो प्राइमरी एजुकेशन छोड़ के जा चुके हैं। जहां तक पुलिस की भर्ती का सवाल है, जितनी साफ सुथरी पुलिस भर्ती समाजवादी सरकार में हुई उतनी कभी नहीं हो सकती थी। लेकिन हमारे पिछड़े और दलित भाई नौजवान याद रखें, समाजवादी सरकार में मेरिट से भर्ती हुई थी, और जो रिजल्ट बना था वो पहले की आरक्षण व्यवस्था के हिसाब से रिजल्ट बना था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने आरक्षण व्यवस्था को बदल दिया, जिसके कारण जो पिछड़े वर्ग के और दलित नौजवान जनरल में नौकरी पा गए थे, इनकी व्यवस्था बदलने से उन नौजवानों की नौकरी छीन ली गई। अगर ये दावा करते हैं कि 1 लाख इतने नौजवानों को दिया गया, तो याद रखिए पिछड़े और दलित भाइयों, जो आरक्षण आपको मिलता था उस आरक्षण की वजह से हजारों हजार और लाखों लाख नौजवानों को नौकरी से बाहर कर दिया। ये नहीं बांट पाए, ड्रेसेस ये नहीं दे पाए, जूते ये नहीं दे पाए, जो वो केवल। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो विधानसभा में विधायकों की सेल्फी लेने पर रोक। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आदेश दिया है, सदन में सेल्फी और फोटो लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विधानसभा में विधायक का फोन अगर पाया जाता है तो जब्त होगा। तो एक तरह से कड़े निर्देश शब्द दिए गए हैं महाना की तरफ से। सेल्फी और फोटो प्रतिबंधित रहेगी कार्यवाही के दौरान। विधानसभा में विधायक का अगर फोन पाया गया तो जब्ती भी हो जाएगी।
विधानसभा में विधायकों के सेल्फी लेने पर रोक, तो आज की कार्यवाही में क्या कुछ खास रहा पूरे दिन भर, ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, आज कार्यवाही में क्या कुछ देखने को मिला? वहीं दूसरी तरफ एक कड़ा निर्देश भी दिया गया है महाना की तरफ से कि आप फोटो और सेल्फी नहीं ले पाएंगे वहां पर विधायक, ऐसा क्यों? और देखिए, लगातार जिस तरीके से आज 5वां दिन है विधानसभा सत्र का, और आज जो स्पीच होनी थी, जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण दिया था, उस पर जो धन्यवाद ज्ञापित करना था, धन्यवाद प्रस्ताव भी रखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 घंटे 5 मिनट की पूरी स्पीच मुख्यमंत्री ने दिया। तमाम जो चीजें थी, उत्तर प्रदेश के पिछले कार्यकाल की जो चीजें बातें थी या उपलब्धियां थी, उसको भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी पर लगातार शिकंजा कसते नजर आए। इन 2 घंटा 5 मिनट में शिवपाल यादव की थोड़ी तारीफ करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने कहा, शिवपाल यादव का धन्यवाद करता हूं कि अपने क्षेत्र में उन्होंने टैबलेट वहां पर वितरण किए, लैपटॉप बंटवाए हैं। तो कहीं न कहीं इस पर अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया आई, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उनको चाचा भी कह देते थे। इस पर उनको नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, चाचा हमारे हैं और किसी की चाचा नहीं है। इस तरीके से पूरे विधानसभा सत्र में हंसी मजाक का भी माहौल रहा। हालांकि 2 घंटे 5 मिनट में उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसे विपक्ष को लेकर बताई कि लोहिया का स्मरण करना चाहिए, लोहे के विचारधारा को, समाजवाद को पढ़ना चाहिए, तभी एक विकास का खाका तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ जो ब्रेकिंग सेरेमनी होने वाली है तीसरी, उस पर भी अखिलेश यादव को आमंत्रित किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा, मिलके भले विचारधारा अलग अलग हो, लेकिन अगर मिलके काम करेंगे तो प्रदेश का विकास होगा। इस पर हमने सवाल भी किया था अखिलेश यादव से, क्या आप ब्रेकिंग सेरेमनी में आप जाएंगे? तो उन्होंने मना कर दिया कि इस ब्रेकिंग सेरेमनी में नहीं जाएंगे। पहले उत्तर प्रदेश सरकार बताए कि गन्ना कितना बकाया है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो पर्चे लीक हुए हैं उस पर क्या कुछ हुआ है। तमाम सवाल खड़े करते हुए अखिलेश यादव नजर आए। अखिलेश यादव के साथ साथ अब दूसरी बात आप कह रही थी कि विधानसभा सत्र में मोबाइल बैन हो गया है। अभी कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी विधानसभा सत्र के दौरान, कुछ विधायक सेल्फी ले रहे थे, कुछ मीडिया कर्मियों पर भी रोक लगाई गई है कि आप कैमरे से वहां पर जो निर्धारित समय होगा वहां पर बुलाया जाएगा, तभी आप कवरेज कर पाएंगे। मोबाइल से वहां पर वीडियो बनाना अब सख्त मना हो गया है। खासकर विधानसभा सत्र के दौरान चाहे मीडिया कर्मी हो या फिर विधायक हो, वहां पर मोबाइल ले जाने के लिए मनाही हो गई है। सख्त निर्देश दिए हैं विधानसभा अध्यक्ष ने। अगर कोई मोबाइल पाया भी जाता है तो उसका मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा। राश्री, बिल्कुल। और एक तरह से देखा जाए तो विरासतों को लेकर जिस तरह का माहौल अभी उत्तर प्रदेश में है, उसे लेकर भी सवाल किया गया था आज अनूप, और सपा की तरफ से यह भी कहा गया कि योगी सरकार सांप्रदायिकता बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और सबसे अहम बात यह है कि शायराना अंदाजा सीएम का देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बजट भी पेश हुआ है पिछले दिनों, तो उसे लेकर क्या कुछ आज चर्चा रही, बातचीत हुई? देखिए, आज सुबह से जिस तरीके से विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी, उसमें सबसे पहले राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होना था। तो ऐसे में नेता सदन और प्रतिपक्ष दोनों ही लोग वहां पर मौजूद थे। उसके बाद लगातार, चूंकि समय ज्यादा हो चुका था, पहले एक प्रश्नकाल चला, विधायकों को जो प्रश्नकाल था वो उस पर सुना गया। पूरे विधानसभा सत्र के दौरान 117 लोगों ने भाग लिया। ऐसे विधायकों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं पक्ष विपक्ष की। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष का भी धन्यवाद ज्ञापित किया है। साथ ही सत्ता पक्ष के जो विधायक थे उनका भी धन्यवाद ज्ञापित किया है। साथ ही कांग्रेस पे या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी के जो नेता प्रधानमंडल के दल थे उनको भी धन्यवाद ज्ञापित किया है। तो पूरे कार्रवाई में आज चूंकि राज्यपाल के अभिभाषण पर ही धन्यवाद ज्ञापित करना था। अब कल जो चूंकि सैटरडे है, हालांकि अमूमन सैटरडे और संडे को विधानसभा की कार्रवाई नहीं चलती है, लेकिन कल विधानसभा की कार्रवाई बुलाई गई है। कल विधानसभा पे कार्रवाई होगी। कल जो विधानसभा में जो अभी तक का सबसे बड़ा बजट रखा गया है, कल उस पे चर्चा होगी। उसमें उसके बाद फिर देखना होगा विपक्ष किस तरीके से उसकी प्रतिक्रिया रहती है। लेकिन आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी साराना अंदाज में सदन में पहुंचे थे और कई की प्रतिक्रिया दी, और अखिलेश यादव को भी कहीं न कहीं नसीहत दी है कि उत्तर प्रदेश में अगर विकास करना है या फिर जनता के बीच में जाना है तो उसी प्रकार से जाना पड़ेगा
जनता का काम करना पड़ेगा और मिलजुल के कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा, तभी विकास संभव हो पाएगा। पिछली सरकार के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 3 साल तक ही सरकार काम कर पाई है, क्योंकि 2 साल कोरोना में जितनी ऊर्जा थी वो सरकार की चली गई है। तो अब चूंकि 5 साल और जनता ने दिए हैं, इसमें पूरी तरीके से विकास का खाका तैयार करेंगे। ये तो खैर देखने वाली बात होगी कितना विकास होता है कितना नहीं, जो लोग संकल्प पत्र में कहा गया था वो वादे सरकार पूरी करती है या फिर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। इधर यूपी विधानसभा में कल बजट पेश हुआ, जिसे लेकर योगी सरकार के मंत्रियों ने अपने अपने रिएक्शंस दिए हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। असल आप जिस विपक्ष की बात करते हैं बुरी तरह से डिरेल्ड है। अभी मात्र कुछ दिनों पहले चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनमानस ने उन्हें हाशिए पर पटका है। उनके पास न कोई नीति है, न कोई एजेंडा है। सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ा करके गुंडे माफिया मवालियों की फौज इकट्ठा करके प्रदेश के अमन चैन को डिस्टर्ब करना उनका एजेंडा है और जनता ने नकार दिया है। कल जो बजट प्रस्तुत हुआ है वो प्रदेश के चतुर्मुखी विकास में किसानों को, माताओं बहनों को, नौजवानों को, व्यापारियों को, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को और सबसे बड़ी बात ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। आप देखेंगे इस बजट के बाद उत्तर प्रदेश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ सकेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तहत हम लोग काम कर रहे हैं और प्रदेश के आम जनमानस ने बजट को सराहा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पीछे 5 सालों में उत्तम प्रदेश बना, अब सर्वोत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं ये नारा, ये है उद्देश्य हमारा, ये धरातल पर दिखाई पड़े। इसके लिए सर्वस्पर्शी समावेशी प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसके लिए कल बजट पेश किया गया है और बजट में सबके लिए सब कुछ है, जो जो जिसकी ज़रूरत है। विपक्ष हमेशा सवाल उठाता रहा है। नकारात्मक सोच ने विपक्ष को समाप्त कर दिया है और विपक्ष अपनी खोई हुई ज़मीन तलाशने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी करता है। आपने देखा पीछे चाहे वैक्सीन से लेकर के, चाहे टोटी से लेकर के, ऐसी तमाम, चाहे ओसामा बिन लादेन और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, केवल वोट बैंक के लिए वो राजनीति कर रहे हैं और वो सदन में भी दिखाई पड़ता है। मैं तो यही कहूँगा भगवान उनको सद्बुद्धि दे, इसी तरह से काम करते रहेंगे तो हम लोगों का काम आसान रहेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये सबसे बड़ा बजट है और ये उत्तर प्रदेश के जनजीवन को बदलने वाला बजट है। समाज के हर वर्ग के लोगों की इस बजट में चिंता किया गया है, विशेष करके दलित, किसान, महिला और नौजवानों के लिए सबसे बड़ा ये बजट जो है सौगात लेकर के आया है कि जो हमारी बेरोजगारी 18% थी उत्तर प्रदेश की, उसको 2.9 तक ले आने का ये इस बजट में प्रावधान किया गया है। ये बजट उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान का नंबर 1 प्रदेश बनाने में सहायक होगा। चलिए बात कर लेते बड़ी खबर की, जो प्रयागराज से है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में बड़ी खबर, आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई है। जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने केस को रिलीज किया है। 31 मई को चीफ जस्टिस इस पर सुनवाई करेगी। आनंद गिरी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। अब इस पर सुनवाई आगामी दिनों में होगी। प्रयागराज से बड़ी खबर, 31 मई को अब इस पर चीफ जस्टिस सुनवाई करेगी। तो आनंद गिरी पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगे हैं, जिस पूरे मामले पर सुनवाई 31 तारीख को होनी है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अगली सुनवाई जो है वो 31 तारीख को होगी। इधर चंपावत उपचुनाव में 28 मई को योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारी बीजेपी लगातार कर रही है। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना योगी आदित्यनाथ के बीजेपी का काम नहीं चलता। बीजेपी प्रचार में लगातार हिंदू मुस्लिम का जहर घोल रही है, जिसे फाइनल करने के लिए अब योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया है।
अब ऐसा लगता है कि भारत का कोई चुनाव योगी जी के बिना पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितना चंपावत में जहर फैलाना था वो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कर चुके होंगे। धामी जी को अपने ही चेहरे पर भरोसा नहीं है। जिस धामी के चेहरे पर 70 सीटों का दारोमदार था, आज वो धामी को अपनी चुनावी वैतरणी पार लगाने के लिए अगर योगी को आयात या केंद्रीय नेताओं को आयात करना पड़ रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सड़कों में पड़े खड्डों को देखकर सरकार को आईना दिखाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी के राजपुर रोड विधायक खजान दास ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर निशाना साधा है। विधायक का कहना है कि हरीश रावत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से कांग्रेस में कितने खड्डे बन गए हैं। पहले हरीश रावत उनको भरने का काम करे। सड़कों के खड्डे तो बीजेपी सरकार भरने का काम कर रही है। देखिए, माननीय हरीश रावत जी एक बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि उनका शरीर कुछ जवाब दे रहा है, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है। इसलिए सड़क के गड्ढे का जहाँ तक सवाल है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस गड्ढे को पूरा भरने का काम करेगी। माननीय धामी जी इसमें ध्यान दे रहे हैं। परंतु मैं इतना कहना चाहूँगा विनम्रता के साथ और बड़े अनुरोध के साथ माननीय हरीश रावत जी को कि वो अपने जो कांग्रेस के अंदर जो बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं उन गड्ढों को भरने का काम करें, अन्यथा कांग्रेस तो अब मेरे ख्याल से जो रही भी है वो गई। बात कर रहे थे इस वक्त की बड़ी खबर की। उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों और यहां से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर। इंडिगो एयरलाइन पंतनगर एयरपोर्ट से लखनऊ तक 2 जून से फ्लाइट शुरू करने जा रहा है, जिसके लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है। पर्यटन सीजन में उड़ान शुरू होने से सैलानियों के साथ सिडकुल रुद्रपुर में काम करने वालों के साथ साथ सामान्य नागरिकों को भी आवागमन में काफी सुविधा होगी। सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को उड़ान भरी जाएगी। पर्यटन सीजन में उड़ान शुरू होने के कारण सैलानियों को इसका सर्वाधिक फायदा होने जा रहा है। इधर यूपी के तर्ज पर अब उत्तराखंड प्रदेश में भी लाउडस्पीकर पर कार्रवाई होने जा रही है। ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब बिना अनुमति के किसी भी धर्म स्थल पर लाउडस्पीकर नहीं बजेगा। पटाखों और तेज ध्वनि के विरुद्ध कोर्ट सख्त हो गया है। साथ ही तेज ध्वनि में चलने वाले लाउडस्पीकर पर रोक लगाई जाएगी। केवल प्रशासन की अनुमति के बाद लगाए गए लाउडस्पीकर को मानकों के आधार पर ही चलाया जा सकता है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन ने मंगलौर में सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं की बैठक आयोजित कर कोर्ट के आदेश का अनुपालन किए जाने की अपील की है। ध्वनि नियंत्रित मानक को लागू किए जाने के आदेश दिए गए हैं। जल्द ही सभी धर्मस्थल पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए मानकों के आधार पर प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी है। 1 जून के बाद बिना परमिशन के लगे लाउडस्पीकर पर पुलिस प्रशासन अभियान चलाएगा। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए धीमी ध्वनि के साथ मानक के अनुरूप ही लाउडस्पीकर चलाएंगे। मीटिंग जो है हाई कोर्ट के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, उसके लिए धार्मिक संस्थानों के सम्मानित लोगों को बताया गया है कि आप जो है उसकी एक तो बजाने के लिए परमिशन लेंगे और उसकी ध्वनि को जो हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं उन्हीं मानकों के अनुसार बजाएंगे। इसमें 2-3 बातें कही गई। पहली बात तो ये कही गई है कि हम सब लोगों को चाहिए, जो मस्जिद के जिम्मेदारान हजरात हैं वो एसडीएम से इसकी इजाज़त लें। और दूसरी बात ये कही गई है कि लाउड स्पीकर की जो आवाज़ है वो महदूद होनी चाहिए और इन्होंने उसके लिए क्षेत्र मुतय्यन कर दिए हैं कि क्षेत्र में किस इलाके में कितनी आवाज़ होगी, कितनी आवाज़ नहीं होगी। और ये हुक्म हाई कोर्ट की तरफ से आया है और उसी हुक्म का पालन कराने के लिए प्रशासन यहाँ पर आया। इसने मीटिंग यहाँ पर रखी और हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। इधर डीजीपी अशोक कुमार आज रुद्रपुर पहुंचे और सिटी क्लब में स्थानीय नागरिकों से सीधा संवाद किया। डीजीपी के सामने जनता ने अपनी तमाम समस्याएं रखी और डीजीपी ने उसका निस्तारण करने के एसएसपी को निर्देश दिए। डीजीपी ने भरोसा दिलाया कि पुलिस जनता की सेवा के लिए है और मित्र भाव से ही काम कर रही है। उन्होंने 4 धाम यात्रा को लेकर भी तमाम उदाहरण दिए और बताया कि इस यात्रा में पुलिस पूरी तरह से जनता का जो है शोषण करने के बजाय मित्र बनकर काम कर रही है।
सही है, इसमें दो तरह की बात है, साइबर में भी होती है। कई बार हमारी जब एक्सपर्टीज डेवलप हो जाती है तो हम उसके एक्सपर्टीज पे डिपेंडेंट नहीं होते, और ऐसा भी नहीं कि खाली 2-4 लोग एक्सपर्ट हो सकते हैं, दूसरे 10 लोग भी तो हमें दोनों तरफ देखना है। तो जो अच्छा कर्मी है उसे एक्सटेंशन देना है, और दूसरा जो बदमाशी कर रहा है जिसको उसके पॉइंट भी रहते पुलिस कानून आप जानते हैं, कानून विभाग इधर आगामी 30 मई को सोमवती अमावस्या का स्नान है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसी को लेकर आज हरिद्वार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक बैठक की गई। बैठक के विषय में अधिक जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि इन दिनों उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आगामी 30 मई को सोमवती अमावस्या का स्नान पर्व है, जिसमें भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की उम्मीद लगाई जा रही है। हरिद्वार पुलिस द्वारा भीड़ नियंत्रण और यातायात नियंत्रण को लेकर बैठक की गई। उन्होंने जानकारी दी कि भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया गया है। 28 तारीख को इसे लागू कर दिया जाएगा। 30 मई को शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।